Assalamu alaikum and welcome back to Just Law on IQRA TV. I'm your host Ilyas Bulbulia and this is the second part to our show. Just before the show we were discussing a number of immigration matters. We've got a caller waiting, so let's take that call without further ado. Walaikum salam ji, jazakallah. Thank you for calling. What's your question? Yes, bhai, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन जी. है कि मेरे कजन ने डेनमार्क से वीजा अप्लाई किया था जी. विजिट 6 माह का उसे मल्टीपर वीजा मिला था जी. ओके. पास पाकिस्तानी पासपोर्ट था जी. तो वो उसने जब वो विजिट किया इधर तो जहाँ पे वो मल्टीपर वीजा लगा होता है ना उस पे उन्होंने बोर्ड लगा दिया. ओके. तो क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर नेक्स्ट टाइम वो कराए जी. तो उसे दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा वीजा या कि फिर वो उसी पे ही आ जाएगा? ये थोड़ा जी. confusion है. वो जो अगर जो उसके पास वो 6 months की जो वीज़ा उसने दिया है वो बाकी है. फॉर एग्जांपल किसी को वीज़ा मिला जुलाई में and उसकी एक्सपायरी डेट है दिसंबर 2017. तो ड्यूरिंग दैट टाइम देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन. वो they can come and go as many times as they want. तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. ऑब्वियसली जब वो 6 months की वीज़ा है वो जब फिनिश हो जाएगी तो इसके बाद तो ऑब्वियसली वो ट्रैवल नहीं कर सकता ऑन दैट वीज़ा. मगर जो मल्टीपल है ना, द मल्टीपल वीज़ा का जो मल्टीपल है उसका मीनिंग ही ये है कि यू कैन कम एंड गो as many times as you want during the period of the visa. यही है. वो कंफ्यूज इसलिए वो थोड़ा सा कि उस पे उन्होंने मोर लगा दी थी, एंट्री की मोर जो है. नहीं, वो यही करते हैं. जो वीज़ा का जो स्टिकर होता है ना पासपोर्ट में, तो 6 months की वीज़ा अगर उसको मिल गई तो व्हेन यू फर्स्ट एंटर ऑन दैट वीज़ा, जो वो वीज़ा पे जो फर्स्ट एंट्री है, तो ऑलवेज हो द इमिग्रेशन ऑफिसर्स एट द यूके पोर्ट वो स्टिकर पे ही वो फर्स्ट स्टैंप लगाएंगे. वो तो नॉर्मल उसका स्टैंडर्ड है. फ्रॉम दैट डेट वो एंटर हुए ऑन दैट वीज़ा. बट बिकॉज वो मल्टीपल वीज़ा है, आप अगस्त में मिला था 6 माह का, तो वो इसी माह फिर आना चाहता है. नो प्रॉब्लम, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. मगर उसको पूछेंगे वो कि ओके यू जस्ट बीन, अभी तो आ गए वापस चले गए, व्हाई आर यू कमिंग अगेन, वो पूछ सकते हैं उसको. मगर वो दूसरी वीज़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. वो आ सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर लास्ट टाइम आए थे, क्विक हॉलीडे किया उसने 2-3 weeks के लिए, 2 दिन रह के गया था. हाँ 2-3 दिन वो चले गए. फिर अभी कोई शादी कुछ है, सो देयर इज अनदर रीजन दे वांट टू कम. मगर दोबारा वीज़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. विद इन दैट पीरियड डेफिनेटली वो आ सकते हैं बिकॉज इट्स अ मल्टीपल वीज़ा. जी. अस्सलाम वालेकुम. थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल. ओके, विल टेक आवर नेक्स्ट कॉल. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम जी. जी भाई, थैंक यू फॉर कॉलिंग. जी भाई, व्हाट्स योर क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम अलियास भाई, क्या हाल है? खैरियत? माशाल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है जी. आप कैसे हो? अलियास भाई, ये लास्ट मंथ ना मेरा वो रेजिडेंस परमिट का कार्ड आ गया था. मैंने एप्लीकेशन की थी FLRFP बेसिस पे ना. जी जी. वो जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स थे ना, मतलब मेरा पासपोर्ट तो पहले ही उनके पास था, तो मेरे बेटे का ब्रिटिश पासपोर्ट और बच्ची का और बाकी के डॉक्यूमेंट्स वो नहीं उन्होंने अभी तक भेजे ना. तो ये मोर देन 4 weeks हो गए हैं. हाँ. तो लॉयर ने उनको कांटेक्ट भी, लेटर भी लिखा, लेकिन अभी तक वो आंसर नहीं आया. तो क्या करना चाहिए? मुझे चाहिए एज सुन एज पासपोर्ट. मैंने, मेरे वाले साहब की सेहत ठीक नहीं है, तो हमने पाकिस्तान जाना है हॉलीडे में. नॉर्मली है ना, बेस्ट ऑप्शन ये है, ठीक है लेटर लिख दिया आपके लॉयर ने. सेकंड ऑप्शन ये है कि आप अगर ऑनलाइन जाएंगे, ऑनलाइन उसके पास एक ऑनलाइन फॉर्म है फॉर द रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट्स, तो वो भी आप फिल करके भेज सकते हैं उसको कि आपके पास मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, आई वांट द डॉक्यूमेंट्स बैक. तो इसमें इफ़ यू डू दैट वंस, आफ्टर आई थिंक 21 days अगर रिप्लाई ना आए तो यू कैन मेक अनदर एप्लीकेशन ऑनलाइन अगेन. फिर सेकंड टाइम अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई किया और उसने डॉक्यूमेंट्स वापस नहीं भेजे तो यू कैन कॉल देम एंड यू कैन टेल देम कि लुक मैंने बुकिंग कर ली है, आई वांट माय पासपोर्ट नाउ. तो दैट वे यू विल गेट इट बैक. सो लॉयर ने लेटर लिखा, फंटास्टिक, वो तो हो गया. बट यू कैन ऑल्सो गो ऑनलाइन. वो अगर गूगल करेंगे आप UKVI रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट्स, तो इस पे ही वो ऑनलाइन फॉर्म आ जाएगा. एक वो कंप्लीट करके भी आप भेज सकते हैं. फी वगैरह भी है जी? उसकी कोई फी वगैरह भी है? नहीं, उसकी कोई फ़ी नहीं है. रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट्स की कोई फ़ी नहीं है. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि देयर इज नथिंग टू लूज. बिकॉज वो जो लेटर लिखते हैं ना, वो नॉर्मली गोज टू द केस वर्कर, बट द ऑनलाइन फॉर्म इज़ नॉर्मली पिक्ड अप बाय अ डिपार्टमेंट. उसका काम ही ये है डॉक्यूमेंट्स रिटर्न करना. तो ठीक है, अगर इफ़ देयर इज अ केस वर्कर इज बिजी एंड दैट्स व्हाई दे आर नॉट रिप्लाइंग, तो एज अ रिजल्ट ऑफ अ ऑनलाइन क्वेरी और ऑनलाइन रिक्वेस्ट
जिसका काम है डॉक्यूमेंट्स रिटर्न करना, अगर वो पिकअप कर लेंगे और क्विकली वो रिटर्न कर देंगे तो होपफुली हो जाएगा. नॉर्मली इट्स राइट कि आपकी जो बायोमेट्रिक कार्ड है जिस पे देयर इज अ वीज़ा दैट नॉर्मली कम सेपरेटली, और जो आप योर डॉक्यूमेंट्स नॉर्मली कम सेपरेटली. समटाइम्स व्हाट हैपन्स इज कि अगर इफ दे हैड योर पासपोर्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो समटाइम्स जो योर पासपोर्ट इजंट कनेक्टेड विद योर फाइल, and that sometimes means के फाइल भी आ जाएगी मगर the passport won't come back. मगर उसको जब आप if you continue to ask them by letter, by the online form, and then if nothing happens by telephone call, तो वो आ जाएगा. There shouldn't be a problem. Generally in my experience nothing is lost. उसको अगर push करेंगे तो you will get your documents back. It may take a few weeks to do that, but it will come back. In the end अगर पासपोर्ट नहीं आए तो दूसरी पाकिस्तानी पासपोर्ट बना लो और इस पर ट्रैवल करो, और तो क्या ऑप्शन है. You can always travel on that. बच्चों के तो ब्रिटिश पासपोर्ट है उनके पास, वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के तौर पे ऐसे भेजे थे एप्लीकेशन. Oh right. बच्चे के लिए पासपोर्ट आ जाना चाहिए. I mean there's no reason why. नॉर्मली ऐसे होता नहीं है कि पहले भी मैंने वीजास लिए थे, लेकिन ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि 4 वीक्स भी हो गए हैं तो अभी तक वो आया नहीं. रेजिडेंस कार्ड को 4 वीक से ज्यादा हो गया आए हुए, लेकिन वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं अभी तक. In my experience normally it takes about a week, maximum 10 days. ये डिफरेंस होता है between the residence card and the supporting documents coming back. तो आपके ख्याल में मतलब इसकी क्या रीजन हो सकती है? वो भूल गए हैं या केस हो सकता है कि केस वर्कर्स क्लोज द फाइल and forgot to return the documents. फिर वो उसकी स्टोरेज में चला जाता है, उसके पास भी like lawyers similar system है, स्टोरेज में चला जाता है, somebody's missed it. तो ये हो सकता है ना कि if it's a big file and somebody's forgot to return the documents, ये बिल्कुल हो सकता है. Before fill up the form, is this possible? Can I make a call first and हाँ वो भी कर सकते हैं, आप कॉल भी कर सकते हैं, मगर they might still advise you कि make an online request, but there's no reason why you can't. आप कॉल कर दो, see what they say on the phone to you. They might say make an online request. उनका कोई स्पेसिफिक नंबर है जिधर कॉल करनी है? उसका वो डॉक्यूमेंट्स का कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है, वो जो जनरल UKVI का नंबर है 0300 123 ऐसा कोई नंबर है, जो नंबर आपको इंटरनेट से मिल जाएगा. वो जनरल नंबर पे ही आपको फ़ोन करना पड़ेगा और थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा, because sometimes it does take them 15-20 minutes to answer the call. मगर the general number is the best. बड़ा थैंक यू जवाब देने का. आप उधर ड्यूसबरी में कितने दिन बैठते हैं ऑफिस में? वो Monday to Friday ही होते हैं, Monday to Friday from 9 o'clock onwards. जी. लिहाज भाई बड़ा शुक्रिया, अल्लाह ताला जज़ाक खैर दे. आमीन, जज़ाकल्लाह. Thank you very much for your call. We'll take our next call. Hello, अस्सलाम वालेकुम. हेलो अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. जी भाई, थैंक यू फॉर कॉलिंग. अच्छा सर, मैंने एक सवाल करना सर. मैं टायर 1 इंटरेस्ट में 2 लाख के वीजे पर हूँ और मैंने मार्च में जाना है सर डेफिनेट के लिए सर. इंडेफिनेट के लिए? तो मेरे हाँ जी तो मेरे जो है अकाउंटेंट और वकील ने कहा है कि मेरी वाइफ और मुझे जो है, मैंने भी और मेरी वाइफ ने भी B1 और दूसरा क्या होता है लाइफ एंड टेस्ट किया हुआ है जी. तो सर मैंने आपसे पिछली दफा पूछा था कि आप कह रहे थे कि उनके अभी 4 साल हुए हैं, वो नहीं जा सकते, लेकिन मेरा वकील और अकाउंटेंट कह रहा है कि नहीं, वो आपकी एप्लीकेशन और आपके डिपेंडेंट की अपनी अलग कि हम सेम ही कराएंगे. तो अगर हम सर सेम करते हैं तो इसमें कितने चांस हैं सर वीजा लगने के? क्या मगर आपका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. आपका तो अगर आपका वो 3 ईयर रूट में है या 5 ईयर रूट में आप अप्लाई कर रहे हैं? 5 ईयर रूट में सर, यानी कि मेरे अभी 5 साल पूरे हो जाने सर मार्च में सर. आप अगर इंडेफिनिट लीव का एप्लीकेशन डालेंगे तो आपका तो दे विल क्वालिफाई, आप तो क्वालिफाई हो जाएंगे ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो जो मेरे डिपेंडेंट है सर, वो उनके तो अभी 4 साल पूरे होते हैं, उनके तो 5 साल. उसको इंडेफिनिट नहीं देंगे, रूल्स में यही नहीं उसका इंडेफिनिट. तो वो कह रहे हैं कि ये जो आप पॉइंट बेस्ड सिस्टम पर हैं वो आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं उनकी भी और अपनी भी साथ. हाँ, मगर आपका इंडेफिनिट का एप्लीकेशन होगा और जो वाइफ और चिल्ड्रन है उसका इंडेफिनिट का एप्लीकेशन नहीं हो सकता. उसका पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम डिपेंडेंट एप्लीकेशन होगा 1 और साल के लिए. वो मैं यही कह रहा हूँ, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, उनका IL के लिए आप उनके 2200 पाउंड जो है वो फीस देंगे, जैसे तुमने अपनी फीस जानी वैसे ही उनके डॉक्यूमेंट जाएंगे साथ. तो मेरी बात तो समझ रूल्स में है ही नहीं है. There's nothing in the rules which says that. If your lawyer is insisting कि ये राइट है, उसको कहो कि राइटिंग में कंफर्म कर लो. It's wrong. From my knowledge it's wrong. उसने स्पेसिफिकली रूल्स चेंज किए थे in 2012 में. आई थिंक ये रूल्स चेंज किए थे. आई थिंक इट्स 2012. I can't remember the exact date, बस पहले ये था कि इफ़ यू गो फॉर इंडेफिनिट तो इट डजेंट मैटर कि अगर आपकी वाइफ ने यहाँ
1 साल भी गुजारा या तो 1 मंथ भी गुजारा है तो उसको इंडेफिनेट दे देते थे, ओल्ड रूल्स था। फिर उसने चेंज किया कि ऐसा नहीं हो सकता, उसको 5 इयर्स कंप्लीट करने पड़ते हैं। जो आपको वीज़ा कब उसने आपका वीज़ा दिया था? 2014 में, 12 में मुझे 2013 में मार्च को मुझे ये टायर 1 इंटरव्यू मिला था, और 2000 ये मार्च 18 में मेरे 5 साल पूरे हो जाने, लेकिन मेरी वाइफ और मेरे डिपेंडेंट जो थे वो 2014 में इधर आए थे, यानी कि उनका अभी 1 साल आता है उनका 5 साल। उसका टाइम कंप्लीट करना पड़ेगा। आप न्यू रूल्स में है और उसको 5 इयर्स कंप्लीट करना पड़ेगा। दैट्स माय अंडरस्टैंडिंग। और मैंने वैसे चेक भी किया है कपल टाइम्स, ये कॉमन इशू आ रहा है अभी। सो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई योर लॉयर इज सेइंग के यू कैन मेक एन इंडेफिनिट एप्लीकेशन। मैंने उनसे पूछे, उन्होंने मेरा और मेरी वाइफ दोनों को, मैंने भी B1 कर लिया, वाइफ को भी कहा है कि आप भी B1 कर लें और लाइसेंस यूके कर लें, तो उन्होंने भी कर लिया। तो I can't see how you can make an indefinite application. तो मैंने उनको बताया भी है सर, आपका भी उनको मैंने रेफरेंस दिया है, मैंने उनसे सवाल किया था, वो कह रहे हैं कि आप नहीं जा सकते, आप उनके लिए 5 साल मुकम्मल करें इधर। हाँ, तो उसका 5 इयर्स कंप्लीट करना। फिर भी सारे इस पास रहा रहे गया, नहीं आप पॉइंट बेस पर हैं, आप जा सकते हैं, मुझे तो मेरी फीस ही ना जाया करा देता। ये प्रॉब्लम ये ना कि वो क्या करेंगे कि फिर आपको कहेंगे कि ठीक है आपने फीस तो पे कर दी, ओके दैट्स फाइन। अभी पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम की फ़ी बिकॉज इट्स लेस और फ़ी नहीं मांगेंगे, मगर NHS फ़ी मांगेंगे। सो आपकी इंडेफिनेट फीस की दैट्स गॉन। So you've lost about over £1,000 there, because indefinite का fees है about 2,200 and 2,300, and normal PBS का extension fee है I think it's about 1,200-1,300, so you lose about 1,000 there. तो उसमें तो HMS भी डालेंगे सर, वो दूसरे हेल्थ इंश्योरेंस भी डालेंगे 600 पाउंड, फिर वो IHS की फी मांगेंगे जी, टॉप ऑन टॉप वो IHS फी मांगेंगे। ये प्रॉब्लम है इसमें, ये प्रॉब्लम है ना। आई डोंट नो, अब लोहे से फिर 2 बार उसको कहो कि मेक श्योर लुक एट द रूल्स में चेक कर लो, मेक श्योर कर लो कि ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। और तो क्या कहूँ मैं आपको, मैंने उनको आपका रेफरेंस, थैंक यू सर, मैं दोबारा फिर सर उनसे कहूंगा कि ये देखें हमारा एप्लीकेशन, क्योंकि हमारी काफ़ी सारी फीस सर बनती है, तो ये ना आपको ज़ाया कर लें हम। अदरवाइज आई मीन द ओनली अदर थिंग आई कैन डू टू हेल्प यू इज़ के अगर इफ़ यू रिंग माई ऑफिस, आपको इंटरनेट से मिल जाएगा किंग्सवेल वॉट्स इन ड्यूसबरी, तो मैं ये करूँगा कि आपको आई कैन टेल यू व्हाट द गाइडेंस सेज। सो आप वो लॉयर को बता सकते हैं कि लोग उसका गाइडेंस, उसका रूल्स ये है, जस्ट मेक श्योर कि कोई पैसे वेस्ट ना हो जाए यहाँ अननेसेसरी। जी तो सर काइंडली मैं वो आपका ऑफिस का नंबर ले सकता हूँ? वो ये आपका नंबर छोड़ दो, तो मैं होपफुली आई ट्राई एंड कॉल यू बैक एंड गिव यू माय ऑफिस नंबर, तो मैं आई कैन गिव यू द गाइडेंस एंड द रूल्स। वो आप आपको लॉयर को बता सकते हैं कि लोग ये लिखा है। Sometimes वो lawyers भी, because if they haven't dealt with this issue, sometimes वो wrong advice sometimes वो दे देते हैं, तो इसलिए यही मैं खुद भी बड़ा सर उनसे यही तरह से डिस्कस की थी, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं वो भी आप जा सकते हैं। मैंने कहा जी ठीक है, तो मैं ठीक है, आप आपका नंबर छोड़ दो, मैं आपको फिर कॉल करूंगा, मैं आपको बता दूंगा कि रूल्स और गाइडेंस में क्या लिखा है, फिर आप लॉयर से बात कर सकते हैं कि लुक ये सिचुएशन है। सर मैं दोबारा फोन करके नंबर छोड़ूं को अभी जी अभी इफ यू जस्ट स्टे ऑनलाइन दे विल टेक द नंबर फ्रॉम यू। जी थैंक यू, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। या थैंक यू, विल टेक आवर नेक्स्ट कॉल। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई सॉरी यू हैव टू होल्ड ऑन फॉर अ व्हाइल। जी भाई आपका क्वेश्चन क्या है? सर मैं उर्दू में क्वेश्चन करूंगा। वो ठीक है, कोई बात नहीं जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं EU सिटीजन हूँ जी, ओके, और 2 साल पहले मैंने शादी की थी पाकिस्तान से जी, और अभी मेरी वाइफ को बच्चा होने वाला है। तो सर मैंने ये पूछना था कि बच्चे का इंदराज मैं मतलब कहाँ करवाऊँ, उधर जो स्पेनिश एम्बेसी है पाकिस्तान में उधर, या फिर इधर स्पेन में? वो सॉरी, आप बच्चे के लिए क्या करना चाहते हैं? आप रजिस्टर ओके। इन दी एंड वो क्या करना चाहते हैं? आप इसको यहाँ बुलाना चाहते हैं, बच्चे वाइफ और चाइल्ड? जी सर मैं बुलाना चाहता हूँ जी। यहाँ बुलाने के लिए तो वो बर्थ को रजिस्टर करने का कोई UK इमिग्रेशन रूल्स में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सो पाकिस्तान आई एम अस्यूमिंग कि वाइफ और चाइल्ड वो पाकिस्तान में है जी, पाकिस्तान में है, तो उसकी जो पाकिस्तानी बर्थ सर्टिफिकेट है वो काफ़ी है इमिग्रेशन के लिए। सो अगर आगे जाकर अगर आप एज अ फैमिली मेम्बर
आपकी वाइफ को बुलाएंगे और बच्चे को बुलाएंगे तो उस वाइफ की मैरिज सर्टिफिकेट और बच्चे की बर्थ सर्टिफिकेट यूके रूल्स के लिए इनफ है, सो देयर इज नो नीड। तो ये हो सकता है, मगर आई एम नॉट श्योर अबाउट EU लॉ, जैसे कि जो आपकी जो भी नेशनलिटी है विच एवर कंट्री इट इज़, तो समटाइम्स उसका भी एक पॉसिबिलिटी हो सकता है कि वो उसकी एम्बेसी के साथ आप रजिस्टर बर्थ को कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली उसके लिए यूरोपियन पासपोर्ट के लिए भी शायद अप्लाई कर सकते हैं, मगर वो रूल्स तो इट डिपेंड्स ऑन दैट यूरोपियन कंट्री, बट जनरली स्पीकिंग इट्स पॉसिबल आई थिंक कि वो बच्चे के लिए आप यूरोपियन पासपोर्ट के लिए शायद अप्लाई कर सकेंगे एट द एम्बेसी और बर्थ सर्टिफिकेट भी वहाँ रजिस्टर कर सकेंगे, मगर दैट इज़ टू डू विद दैट कंट्रीज स्पेसिफिक रूल्स। यूके के लिए एज फार एज यूके लॉज आर कंसर्न्ड, जो उसका इमिग्रेशन रूल्स है या तो यूरोपियन रेगुलेशंस जो है, तो यूके के लिए सिर्फ वाइफ की मैरिज सर्टिफिकेट और चाइल्ड की बर्थ सर्टिफिकेट इज सफिशेंट as far as official relationship documents are concerned. Obviously उसके बाद और भी documents आपको देने पड़ते हैं in terms of the relationship, मगर in terms of registration documents those two official documents are sufficient. जी, thank you very much for your call. Thank you. जी, thank you. जी, thank you very much for your call. We'll take our next call. Hello, assalamu alaikum. Walaikum. जी भाई, thank you for calling. जी, what's your question? Oh yes, basically I got married in April this year. Okay. And my wife came over from India. Okay. And I wanted to know basically if what the process was after 2 years or 5 years in terms of getting her residency here. Okay, all right, okay. Well, basically the position is that if she is here on a spouse visa, she would have been granted a 2.5 year visa. That will need to be extended for another 2.5 years. So, and after a total of 5 years in the UK, she will qualify for indefinite leave. Now, in my experience, for the extension, there are 3 things you need to keep in mind, and that will assist you in making the extension application. So, after 2.5 years, as far as the extension application is concerned, 3 things you need to keep in mind which will assist with the extension application. First of all, under the current rules, she will need to pass an A2 test in English. So when she came from India, she would have done a A1 certificate in English. So she will need to pass a test which is at the next level, which is slightly higher than what she's already done. So first of all, she needs to pass the A2 test in English. Secondly, in the same way that she had to meet the financial requirement when she applied for a spouse visa, in the same way, at the extension stage, there is a financial requirement which will need to be met. So, for example, if you're both going to be working, you'll need to submit your 6 months wage slip, 6 months bank statements and your employer's letter. So the key point is there is a financial requirement which needs to be met. So you need to address your mind to that well before the expiry date of her visa. So A1, A2 test in English and the financial requirement needs to be met. The third point you should bear in mind is that they will ask for proof of your relationship, and the proof that they ask for is normally correspondence coming to the same address for you, for your wife, and if you've got any children, for your children. So start collecting any gas, electricity, water, telephone, TV license, bank statements, hospital letters, any correspondence, any bills that you get in your name, in your wife's name, in your joint names, for your children. Start collecting all that. So they're the 3 things that will assist you with the extension application in 2.5 years' time. The English test, the financial requirement that you need to be aware of, and the relationship documents that you need to get together. They're the 3 things that you just need to keep in mind as time passes and you get closer to the end of the 2.5 year visa. Okay. Does that assist you? If you've got any questions, I can address that. Yeah, that was it. And just one other question. Yeah. Obviously, when I applied for her visa to come here, okay. I'd got married in India, sure. And then I brought her over as a spouse. Okay. Now that she's here, do I need to do anything in terms of registry at my local registry office, anything like that, sure. to make it like official, anything like that? No, because she actually came here as a spouse, so they've already accepted that the marriage
that's been undertaken. It's a proper valid marriage, and that's why she's been given a spouse visa. You don't need to do anything in the UK. You don't need to re-register or make a fresh application for a marriage certificate, anything of that nature. You don't need to do that in the United Kingdom at all. Okay, that's perfect. Brilliant. Thank you very much for your call. Thank you very much. Thank you. Right, we'll take our next call. Hello, assalamu alaikum. That call's been dropped. Hello. Hello, assalamu alaikum. Ji, thank you for calling. Ji, what's your question? I just want to ask about my. Sorry, I think you might be too close to your TV, or your volume for the TV is too high up. So if you just move away from the TV or turn the volume down, that'll probably help, and the sound will be clear. Volume down कर दिया. जी, thank you. जी, आपका क्वेश्चन. जी, thank you. मेरा सवाल ये है कि मेरी मिसेज का वीज़ा, मेरी मिसेज मेरी डिपेंडेंट थी. मैं HSMP पे आया था यूके में. ओके. 2009 में, अप्रैल 2009 में. ओके. मेरी मिसेज और मेरे बच्चों ने मुझे ज्वाइन किया था अक्टूबर 2013 में, मुझे यहाँ यूके में. जी. और मार्च 2014 में मैंने अपना ILR अप्लाई किया था, और बच्चों का भी ILR अप्लाई किया था, और मिसेज की एक्सटेंशन अप्लाई की थी. जी. ओके. मुझे और मेरे बच्चों को ILR मिल गया. जी, ठीक है. ओके. 2014 में. ओके. 15 में, लेकिन इन्होंने मेरी मिसेज का वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ कर दिया. राइट. ओके. ठीक है जी. मैंने उसको अपील की, और कोर्ट में जाके मुझे कोर्ट से भी जो है ना, मैंने डिपेंडेंट का वीज़ा अप्लाई किया था, तो कोर्ट से जाके तो केस विन किया, और मुझे इन्होंने वीज़ा मेरी वाइफ को जो दिया 3 साल का. 2015 में 15 सितंबर 2015 को मेरी मिसेज को वीज़ा दिया गया, स्पाउस और पार्टनर का. ओके. नेक्स्ट ईयर मेरी मिसेज का वीज़ा एक्सपायर हो रहा है 15 सितंबर को. ओके. उनके 5 साल जो पूरे होने हैं, क्योंकि वो 29 अक्टूबर 2013 को यहाँ लैंड किया था उन्होंने. जी. मेरी नेशनलिटी हो गई है, मेरा पासपोर्ट हो गया, मेरे बच्चों के पास ILR है. 3 बच्चे हैं मेरे. मिसेज मेरी की अब 5 साल पूरे होने हैं जाके 29 अक्टूबर को, जबकि वीज़ा जो वैलिड है, एक्सपायर हो रहा है, वो 15 सितंबर 2018 को एक्सपायर हो रहा है. ऑलराइट. ओके. अब मुझे क्या करना है? 3 चीज़ें पूछना चाहता हूँ. मुझे एक तो इनकम शो करनी पड़ेगी. नंबर 2, मेरी मिसेज के 5 साल पूरे होने में सिर्फ 20-25 दिन का डिफरेंस है. जो वीज़ा फिनिश होगी तब उसका 5 इयर्स कंप्लीट हो जाएगा या नहीं? नहीं, जब वीज़ा एक्सपायर होगा उस वक्त अभी 5 साल पूरे नहीं होंगे, उसमें से तकरीबन 20-25 दिन कम होंगे. तो वो इंडेफिनेट के लिए अप्लाई नहीं कर सकेगी, क्योंकि उसको 5 इयर्स कंप्लीट करना पड़ता है. वो अप्लाई नहीं कर सकेंगे, उसको एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा. अच्छा, मुझे एक्सटेंशन के जो उन्होंने स्पाउस और पार्टनर का वीज़ा दे दिया. जी. वो क्या मुझे 5 साल पूरे करने के बाद मैं इंडेफिनेट अप्लाई कर सकता हूँ? नहीं, इसमें आप जो पहले जो आपकी वाइफ की वीज़ा थी एज अ पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम डिपेंडेंट या एज अ डिपेंडेंट, तो वो भी आप काउंट कर सकते हैं with this spouse visa. You can add both of them up. But hold on. तो आपने जो 2014 में जब इंडेफिनेट लीव के लिए अप्लाई किया था, तो आपकी वाइफ का जो आपने डिपेंडेंट एप्लीकेशन भेजा था, वो क्या भेजा था आपने? क्या फॉर्म फिल किया था? मिस्टेक उस वक्त जो उसमें फॉर्म गलत फिल कर दिया. हाँ, तो वो फॉर्म क्या था जो आपने सबमिट किया था? जो LRM को फॉर्म लगना, उन्होंने LRM लगा दिया, जबकि मुझे दूसरा डिपेंडेंट का फॉर्म लगाना था. राइट. सो आपने इंडेफिनेट के लिए अप्लाई कर दिया था बाय मिस्टेक? नहीं, मिसेज का मैंने एक्सटेंशन ही अप्लाई की थी, और जब उन्होंने वीज़ा रिफ्यूज़ किया. हाँ, तो मिसेज का जो एक्सटेंशन के लिए आपने अप्लाई किया था ना, तो वो क्यों रिफ्यूज़ किया गया? वो रिफ्यूज़ उन्होंने इसलिए किया कि एक तो मेरा जो कंसल्टेंट था उसने फॉर्म जो डिपेंडेंट का फॉर्म लगाना था एक्सटेंशन के लिए वो नहीं लगाया, FLRM लगा दिया फॉर्म. राइट. ओके. जब FLRM लगाया तो वो जब मुझे एक लेटर आ गया होम ऑफिस से
वो मिसेज का केस है, दूसरी तो शेफर्ड में भेज दिया और मेरा केस दूसरे साइड पे जा। एनी हाउ मुझे ILR भी दे दिया, मेरे बच्चों को भी ILR दे दिया। जी, तो FLRM में जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट सब कुछ होता है वो आपने सेटिस्फाई किया था? वो सारी उसी पे उसने रिफ्यूज किया कि जी आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही, एक चीज। दूसरा, आपकी मिसेज ने इंग्लिश टेस्ट पास नहीं किया। जब मैंने अपील में गया, मैंने कहा कि मेरी इनकम के बेस पे मुझे ILR दिया जा रहा है और मेरे बच्चों को ILR दिया जा रहा है, तो मेरे वही इनकम मेरी है जो मिसेज के लिए सेम टाइम पे हमने अप्लाई किया। तो उसने जब फिर अपील के बाद जो वीज़ा दे दिया आपकी वाइफ को, तो इसमें वो जो लेटर में क्या लिखा था कि किस बेसिस पे दिया? 5 ईयर पार्टनर रूट या 10 ईयर पार्टनर रूट, क्या लिखा है वो लेटर में? उसने लिखा था इमिग्रेशन रूल्स E9394 या D9394 इमिग्रेशन रूल के तहत हम वीजा इशू कर रहे हैं। इसी वो लेटर देखना पड़ता है। I'm not sure कि on what basis it's been given। मुझको लगता है कि शायद उसने जो नॉर्मल 5 ईयर स्पाउस वीज़ा जो देते हैं ये नहीं है वो 5 ईयर वीज़ा। नॉर्मली जो अपील में सक्सेसफुल होते हैं वो डिस्क्रेशनरी टाइप लीव वीज़ा होती है, इसमें 10 ईयर्स कंप्लीट करने पड़ते हैं। सो आई डोंट थिंक आपका 5 ईयर्स वाला है, मगर वो कागज़ जो उसने भेजा था आपको आफ्टर आपका अपील जो सक्सेसफुल हो गई थी, तो जो लेटर भेजा था वो देखना पड़ता है। आई सस्पेक्ट कि वो 10 ईयर वाली वीज़ा है आपके पास। तो इसमें आपकी वाइफ कब यहाँ आए थे? वो 29 अक्टूबर 2013 को आए थे। बच्चे भी उसी दिन लैंड किए थे, बच्चों ने भी मदर के साथ ट्रैवल किया था। जी ठीक है। आई थिंक ये इशू होगा आपके लिए कि वाइफ को जो अभी कैटेगरी में उसने डाल दिया है, जो अभी it looks like a 10-year partner route, some kind of discretionary leave that they've given. So I don't think वो she will qualify for indefinite leave in September. मगर जब तक जो भी आपका लॉयर है उसको ये लेटर बताना पड़ेगा आपको and say look this is the visa that's been granted. तो अगर उसने एक रूट में डाल दिया आपको, फॉर एग्जांपल 10 ईयर पार्टनर रूट में, तो फिर तो इसमें ही आपको रहना पड़ेगा ना। जो नॉर्मल स्पाउस वीज़ा होता है, जो स्पाउस वीज़ा में जो आफ्टर 5 इयर्स इंडेफिनिट मिलता है वो तो अप्लाई नहीं होगा आपको। सो दिस इज़ वन ऑफ दोज वे आपको लॉयर को बताना पड़ेगा जो लेटर आपको मिला था, जो रूट में आपको उसने डाला है वो बताओ लॉयर को, वो लॉयर फिर आपको बता सकेगा कि ये रूट में है। आई थिंक आफ्टर 5 इयर्स वो टोटल 5 इयर्स में जो इंडेफिनिट मिलता है, आई डोंट थिंक योर वाइफ क्वालिफाइज फॉर दैट। उसको डिफरेंट रूट में डाल दिया गया है। दूसरी चीज ये है कि मैं बच्चों की नेशनलिटी अप्लाई कर सकता हूँ। मेरा बड़ा बेटा 20 इयर्स का हो गया। हाँ, जो कर सकते हैं ना, उसका जो ओन उसके पास इंडेफिनिट है अभी। इंडेफिनिट तीन मेरे बच्चे हैं, तीनों के पास इंडेफिनिट। हाँ, इंडेफिनिट है उसके पास। वो इसमें बताना पड़ेगा कि आपके पास ब्रिटिश नेशनलिटी है, और ये भी बताना पड़ेगा कि जो मदर है उसका जो लॉन्ग टर्म यहाँ ही मदर ऑब्वियसली रहेंगे, कोई वापस जाने वाले नहीं है, उसके पास भी वीज़ा है। होपफुली सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास इन दीज काइंड ऑफ केसेस डिस्क्रेशन होता है। होपफुली वो इन व्यू ऑफ द फैक्ट कि आपके पास इंडेफिनिट है, आपके पास ब्रिटिश है, चिल्ड्रन के पास इंडेफिनिट है और मदर भी यहाँ ही रहेंगे, एंड इन टाइम शी विल क्वालिफाई फॉर इंडेफिनिट लीव, वो होपफुली उसको नेशनलिटी दे देंगे ऑन दैट बेसिस। जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। बहुत शुक्रिया सर। जी, thank you thank you very much sir. No problem at all. Thank you very much for your call. That was a slightly difficult query in the sense that we did need to look at the documents before we could advise further. Okay, we'll take our next call. Hello, assalamu alaikum. I've got a couple of questions for you. Yeah, sure. Okay. Basically, I came here in 2011 on an EEA visa. Okay. Because my dad, he's an EU national, sorry. I understand. And basically, I've just applied for the permanent residency because it's been more than 5 years now. Okay. So I've done the biometrics. Okay. First thing I need to ask you, like, how long will it take after the biometrics for them to process the application? Okay, in terms of time-wise, European applications tend to take around 6 months to be processed. The only ones which are being processed much quicker than that
are those applications which are made online. So online applications for a 5-year residence card, because somebody's a European national or a European national family member, those applications are decided within about 6 weeks to 2 months. But your type of cases, permanent residence applications, paper applications, they're taking about 6 months to be decided. Yeah, but I had my 5-year residency anyway, so... Yeah, they take about 6 months to be decided. And secondly, obviously, I need to apply for the university as well now. Okay. So, is that going to be a problem? Is there any problem? It shouldn't be a problem. The only thing is they'll ask to see the university will want to see your passport, I suspect, at some stage. But my passport is with the Home Office. I mean, that's the only thing. But you'll have a reference number, etc. Yeah, so I've got that. You can give them a reference number, but it shouldn't be a problem. You're the family member of a European national. You've lived here for a number of years, so you'll meet the residency. Do I need to give my dad's passport as well with that? It's unlikely. I suspect it's just your passport that they will want. No, I mean, if they just want the reference number. Yep. Right, because my passport is in the Home Office at the moment. Do I need to give my dad's passport with it? When you apply for permanent residence, the dad's passport would normally be submitted because you're the dependent of a European national. Yeah, because he sent his, ID card. Okay. National ID card. He sent one of those. Did you submit? So which document did you submit to show his nationality? Was it an ID card you submitted? ID card, yeah. That's fine. If it's an ID card, that's fine. It's either or. You submit the European national's passport or an ID card. So basically, I think at the moment you're just going to have to wait for the application to be decided. It does take about 6 months. As far as the university is concerned, grant applications are concerned, you're going to have to tell them the application is pending. Hopefully, it shouldn't present any problems and there'll be understanding. That unfortunately does bring us to the end of the show. So we'll be back again, inshallah, next week on Monday at 6 o'clock. Until then, Assalamu alaikum.